हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसे कि DSSB स्पेशल एजुकेशन में हम क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छी तैयारी चल रही है हमारी। ठीक है, लगातार करते रहेंगे। और जिसमें क्या है, स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी को हम कवर कर रहे हैं। सेक्शन बी में जितने भी पार्ट है हमारे, लाइक उसमें जितने सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा हमारा, उसको हम सभी मिक्सअप करके चल रहे हैं सारे क्वेश्चनों का। और अब तक हम 140 प्रश्नों पर बात कर चुके हैं, 140 क्वेश्चन को हम कर चुके हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे से हमने उनके बारे में जाना है, बहुत ही अच्छे से समझा है और बहुत ही अच्छे से दोस्तों ने प्रश्न भी किया है, बाद में भी सवाल जवाब किया है, तो बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। ऐसे ही आप पूछते रहिए अगर कहीं भी आपको डाउट लग रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, बाकी का बाद में बताएंगे। 141 देखिए दोस्तों, 141 प्रश्न देखिए। शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, यानी कि एक शिक्षक का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, एक टीचर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, चाहे वो विद्यालय में हो या विद्यालय के बाहर हो, किसी भी स्थान पर। एक अगर यहाँ हम बात करें, यहाँ पर व्यवहार पूछा, अब किसके साथ व्यवहार होना चाहिए, चाहे वो अपने शिक्षक के साथ में कार्यकर्ता जो है या और अन्य अध्यापक हैं या छात्र हैं, तो शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए। यहाँ पर ये भी आ सकता है, शिक्षक का व्यवहार किस रूप में भी होना चाहिए, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो शिक्षक का व्यवहार आदर्शवादी होना चाहिए। ठीक है, शिक्षक का व्यवहार आदर्शवादी रूप में होना चाहिए या आदर्शवादी होना चाहिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 142, विज्ञान विषय छात्रों को कैसे सिखाया जाना चाहिए, यानी कि विज्ञान विषय है उसको हम छात्रों को कैसे सिखाए जाते हैं। अब विज्ञान क्या है दोस्तों, प्रैक्टिकली बेस्ड है। अब विज्ञान अगर हम सोचे कि थ्योरी से पढ़ाएं, उनको रटाएं, कि कोई एक फॉर्मूला दे दें, लेकिन विज्ञान अगर सही चीज है, विज्ञान का मतलब क्या है, खोज करना, जानकारी प्राप्त करना। और जानकारी हम कैसे प्राप्त करेंगे, खोज कैसे करेंगे, जब हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो विज्ञान विषय छात्रों द्वारा प्रयोग कराकर। ठीक है, ऑप्शन मिलेगा उसमें, खोज कराकर, नहीं खोज कराकर, या परियोजना देकर, प्रोजेक्ट देकर। लेकिन विज्ञान विषय को कैसे सिखाया जाना चाहिए, छात्रों द्वारा प्रयोग कराकर। आपका ऑप्शन ठीक होगा। ठीक, उसके बाद देखिए 143, 143 प्रश्न देखिए दोस्तों, छात्रों को सही उपयुक्त ज्ञान कैसे दिया जा सकता है, यानी कि छात्रों को सही और उपयुक्त ज्ञान का यह मतलब आ गया कि कैसे छात्रों को सही और उपयुक्त सिखाया जा सकता है। किस तरीके से शिक्षक कोई है, यानी कि शैक्षणिक कार्यक्रम चल रहा है और हमें बच्चों को सिखाना ही सिखाना है, जिससे बच्चे उपयुक्त तरीके से सीख सके और सही सीख सके। कैसे सीखेंगे, तो उसके लिए शिक्षक को क्या करना होगा या हमें क्या करना चाहिए, चाहे वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हो या सामान्य बच्चे हो, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने शिक्षण को अभिरुचि पूर्ण शिक्षण द्वारा, बाय टीचिंग इंटरेस्टिंग वे, यानी कि अगर हमारा शिक्षण क्या होगा, इंटरेस्टिंग होगा उसमें। ठीक है, इंटरेस्टिंग वे से अगर हम पढ़ाएंगे, रुचिपूर्ण होगा, तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे। और जब बच्चे इंटरेस्ट लेंगे तो बच्चे उसको सीखेंगे, सीखने के लिए मोटिव होंगे और एक्टिव रहेंगे और अच्छे से किसी भी चीज को वे कॉन्सेप्ट वाइज सीख सकते हैं। तो अगर हमारा शिक्षण क्या होगा, अभिरुचिपूर्ण होगा शिक्षण, तब हम बच्चे को कोई भी चीज सही या उपयुक्त सिखा सकते हैं। छात्रों को सही और उपयुक्त ज्ञान दिया जा सकता है अभिरुचिपूर्ण शिक्षण द्वारा। ठीक, उसके बाद देखिए प्रश्न 144, यानी कि 144 प्रश्न देखिए दोस्तों, एक अध्यापक को अपने विषय के ऊपर निपुणता के लिए क्या करना चाहिए, यानी कि एक अध्यापक को अपने विषय के ऊपर निपुणता के लिए, यानी कि वह अपने विषय पर निपुणता लाना चाहता है बच्चों के लिए, तो उसे क्या आना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए दोस्तों, एक अध्यापक अपने विषय के ऊपर, यानी कि जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ा रहा है, जिस सब्जेक्ट या विषय के बारे में वह कार्य करा रहा है, क्रियाकलाप कर रहा है, उसमें निपुणता प्राप्त करनी है उसने, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या आना चाहिए, तो आना चाहिए शिक्षण को प्रभावशाली बनाना। शिक्षण
शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, यानी कि जब तक शिक्षण आपका जो होगा, जो आप टीचिंग करा रहे हैं, इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है, इफेक्टिव नहीं होगा या प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव कब पड़ेगा? जब हमारी टीचिंग क्या होगी, इंटरेस्टिंग टीचिंग होगी, प्लेवे मेथड में होगा, इंटरेस्टिंग होगा उसमें, ठीक है, बच्चे सीखेंगे रुचिपूर्ण तरीके से, तभी तो प्रभावी हमारा शिक्षण बनेगा। तो अगर हम किसी भी विषय में कोई भी क्रियाकलाप सिखाना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें शिक्षक को, अपने शिक्षण कार्य को क्या करना पड़ेगा, प्रभावी बनाना पड़ेगा, प्रभावशील बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 145, 145 प्रश्न देखिए दोस्तों, अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है। अब यहाँ पर दो प्रकार से आपको क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि पूछा गया है अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है, या ऐसे पूछ सकते हैं कि सीखना क्या है। अधिगम माने क्या होता है, सीखना, ठीक है। अब यह सीखना क्या है, अधिगम। अब यहाँ पर पूछा है अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ पूछा है, ये नहीं पूछा है अधिगम क्या है, ठीक है। अधिगम माने सीखना होता है, सीखना माने व्यवहार में परिवर्तन होता है। अब उन्होंने अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ पूछा है, यानी कि अधिगम शब्द का जो उपयुक्त अर्थ है वह क्या है, तो वह है दोस्तों व्यवहार में संशोधन। व्यवहार में या व्यवहार का संशोधन, यहां पर करते हैं व्यवहार का संशोधन, ठीक है, व्यवहार का संशोधन। अगर यहां प्रश्न आ जाए आपका कि सीखना क्या है, तो सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। हमने सबने साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा पढ़ रखा है, सीखना क्या है, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, अनुभव द्वारा परिवर्तन सीखना कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर यहाँ आ जाए सीखना क्या है, सीखने का अर्थ क्या है, तब आप व्यवहार में परिवर्तन करेंगे। अधिगम का उपयुक्त अर्थ पूछा है तो व्यवहार में संशोधन या व्यवहार का संशोधन ही अधिगम का उपयुक्त अर्थ है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए 146 यानी कि 146 प्रश्न देखिए, छात्रों की आवश्यकता और रुचियों के बारे में शिक्षकों का ज्ञान किस विषय में शामिल किया गया है। अब ये प्रश्न बहुत ज्यादा घुमा फिरा के पूछा गया है, लेकिन अब तक हम सबने सीटेट में जो करते थे, पूछते थे कि शिक्षक को बच्चे की आवश्यकता और रुचियों को जानने के लिए कौन सा विषय आना जरूरी है, ठीक है। इस तरीके से हमने अब तक सीटेट में देखा हुआ, यूपी टेट में, सुपर टेट में भी देखा था हमने, तो उसमें सब में इस तरीके से पूछा गया था प्रश्न। लेकिन डीएसएसबी के लिए इसका मेथड बदल दिया, छात्रों की आवश्यकता, रुचियों के बारे में, ठीक है, बच्चों की आवश्यकता शब्द वही है, रुचियों के बारे में शिक्षक का ज्ञान किस विषय में शामिल किया गया है, यानी कि शिक्षक का ज्ञान किस विषय में शामिल किया गया है। और अब तक प्रश्न पूछा था कि बच्चे की आवश्यकता, रुचि और क्षमताओं को जानने के लिए शिक्षक को कौन सा ज्ञान आना चाहिए या किस ज्ञान की आवश्यकता है, तो हम उसमें करते थे शिक्षा मनोविज्ञान की, ये चीज पढ़ी थी ना हमने। लेकिन यहाँ पर उन्होंने घुमा दिया प्रश्न कि छात्रों की आवश्यकता और रुचियों के बारे में शिक्षकों का ज्ञान किस विषय में शामिल किया गया है, तो शिक्षा मनोविज्ञान में, शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान में। उसके बाद देखिए 147 क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 147 दोस्तों, एकीकृत शिक्षा की अवधारणा किसने प्रतिपादित की, यानी कि एकीकृत शिक्षा के प्रतिपादक कौन है। एकीकृत शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट दिया है इंटीग्रेटेड एजुकेशन का, वह किसने दिया है या इसकी अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, श्री अरविंदो के द्वारा। श्री अरविंदो, अरविंद नहीं है, ये अरविंदो ही है, इसको ध्यान रखना शब्दों को आप, ठीक है। अरविंदो के द्वारा प्रतिपादित किया गया और ये अवधारणा जो कॉन्सेप्ट दिया इंटीग्रेटेड एजुकेशन का, श्री अरविंदो ने दिया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 148, 148 प्रश्न, शब्दावली किंडरगार्टन का अर्थ क्या है। किंडरगार्टन हम बहुत पढ़ते हैं, किंडरगार्टन के बारे में हमने बहुत पढ़ा है, सीटेट के लिए भी पढ़ा है, डीएड में भी हमने पढ़ा है, सुपर टेट और यूपी टेट सब में ही पूछा जाता है इससे रिलेटेड। किंडरगार्टन क्या है, किंडरगार्टन का अर्थ, इसमें इन्होंने बस इतना पूछा है कि किंडरगार्टन जो शब्दावली है, जिस शब्द का यूज करते हैं किंडरगार्टन, क्या है इसका अर्थ, तो इसका अर्थ है बच्चों के खेल का मैदान।
बच्चों के खेल का मैदान। ठीक, बच्चों के खेल का मैदान। उसके बाद प्रश्न देखिए 149, 149 प्रश्न देखिए दोस्तों, मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उपागम कौन है? अब तक हमने क्या मूल्यांकन के उपागम पढ़े? नहीं पढ़े। अब उन्होंने ये पूछा है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा मूल्यांकन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन समझने का क्या है, उपागम का यहाँ अप्रोचेस उन्होंने पूछ लिया हमसे, लेकिन अगर हम यहाँ पूछे कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है या कौन सा मूल्यांकन महत्वपूर्ण है, सबसे बेहतर मूल्यांकन कौन सा होता है, ठीक है, यहाँ पर तो जो मूल्यांकन के बारे में पूछ रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण उपागम कौन सा है। अगर हम सबसे ज्यादा अच्छा मूल्यांकन की बात करें जिसके द्वारा हम मूल्यांकन करते हैं, इवेल्युएट करते हैं किसी भी छात्र के लिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो सबसे महत्वपूर्ण या उसका सबसे महत्वपूर्ण उपागम क्या है दोस्तों? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अब सतत, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है, जो कंटिन्यूअस जो है, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होता है, बार बार लगातार होता है। कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि विस्तृत, व्यापक यानी कि अब इसे हम एक और बोलते हैं, अगर आपको सतत और व्यापक ना मिले, शैक्षणिक से शैक्षणिक भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर सतत और व्यापक मूल्यांकन के जगह आपको ऑप्शन मिल जाए शैक्षणिक और शैक्षणिक, और तीसरा ऑप्शन होगा ए और बी, यानी कि ए में तो आपको ये मिल जाए देखने को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, और बी में आ जाए आपको शैक्षणिक और शैक्षणिक। ए में ये आ गया आपका और बी में ये है, और सी ऑप्शन होगा आपका ए और बी दोनों, तीसरे में होगा कोई नहीं है, ये सभी। तो आप ए बी दोनों लगा देंगे, यानी कि शैक्षणिक में भी क्या होता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है, जिसमें बच्चे के शैक्षणिक कार्य को भी देखते हैं, और शैक्षणिक, जैसे कि व्यापक मूल्यांकन में भी यही है, विस्तृत मूल्यांकन भी लिख के आ जाएगा, व्यापक की जगह आपको विस्तृत शब्द लिखा हुआ मिलेगा कहीं कहीं पर। तो दोस्तों इसका मतलब वही है, व्यापक विस्तृत, यानी कि विस्तृत में मतलब क्या आ जाता है, शैक्षणिक से और भी अन्य उसकी जो क्रियाकलाप है और भी परफॉर्मेंस है जिसमें उसने दिया है, खेल में, सामाजिक क्रियाकलापों में, या आर्ट एंड क्राफ्ट, उसके अंदर जो क्रियोसिटी है, एक आर्ट है, वे सारी क्वालिटी जिसमें ऐड होती है। व्यापक यानी कि शैक्षिक और शैक्षणिक सभी कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है, जिसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अगर आपको एक ऑप्शन मिले तब आप इसको लगा देंगे, अगर शैक्षणिक दोनों मिले तो आप दोनों को ऐड करेंगे। ठीक, और उसमें आपको ऑप्शन इसी तरीके से पूछा जाएगा, हो सकता है एक हो, दोनों ना हो, दोनों हो तो ए भी, दोनों करेक्ट करेंगे आप। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन है 150 देखिए दोस्तों, 150 प्रश्न देखिए, शैक्षिक तकनीकी शिक्षण कार्य क्यों लाभदायक है, यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है वह शिक्षण कार्य में क्यों लाभदायक है, यानी कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हम तकनीकी यूज करते हैं, वह क्यों लाभदायक है। तो उससे क्या होता है दोस्तों, हमारा शिक्षण कार्य प्रभावशील एवं कार्य कुशलता को बढ़ाता है। शिक्षण को प्रभावशाली एवं कार्यकुशल बनाता है, प्रभावशाली एवं कार्यकुशल बनती है। शिक्षण को प्रभावशाली एवं कार्यकुशल बनाता है या बनाती है शैक्षिक तकनीकी जो है। कैसे शिक्षण को प्रभावशाली कैसे बनाएगी सर, टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होगा, अगर टेक्नोलॉजी द्वारा यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या है, आवाज आ रही है, बच्चे ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग कर रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, सारे सेंस काम कर रहे हैं। अगर हम देखें तकनीकी का प्रयोग ना करें तो बच्चे का एक ही सेंस काम करता है, ठीक है, लेकिन वहां क्या हो रहा है, सुनकर भी कर रहे हैं, देख कर भी कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग हो रहा है बच्चों के लिए, मनोरंजन हो रहा है, एक प्रकार से प्ले वे मेथड में वे कार्य कर रहे हैं और इंटरेस्टिंग पूर्ण चल रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, हमारा प्रभावशाली शिक्षण हो रहा है। ठीक है, और कार्य कुशलता में बच्चों को क्या है, कार्य कुशलता का मतलब है यहाँ पर कि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जब हम किसी चीज को सुनकर सीखते हैं, अगर
वह चीज हमें देखने को मिल जाए तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है। हम उस अवधारणा को बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि क्या है, ठीक। तो वही चीज है कि कार्य शैक्षणिक तकनीकी या शैक्षिक तकनीकी शिक्षण कार्य में इसलिए लाभदायक है, शिक्षक को प्रभावशाली एवं कार्यकुशल बनाती है, ठीक। उसके बाद प्रश्न देखिए 151, क्वेश्चन नंबर 151 देखिए, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में नैतिक विकास किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जहां आपको नैतिक विकास मिल जाए, नैतिक शब्द देखने को मिल जाए, तो वहां पर कोलवर्ग ही होंगे, ठीक है। तो ये सबको पता है, क्वेश्चन घुमा दिया ना। अब तक हमने क्वेश्चन देखा था नैतिक विकास के सिद्धांत किसने दिया है, ठीक है, इस तरीके से आता था। इन्होंने घुमाया एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में नैतिक विकास के किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, लेकिन पूछने का वही बात है कि ये पूछना चाह रहे हैं नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो वह है कोलवर्ग, ठीक है, कोलवर्ग द्वारा, ठीक। उसके बाद प्रश्न देखिए 152 देखिए दोस्तों, तक्के कारक रोग किस रोग से संबंधित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस बार आएगा ही आएगा। इस डिसेबिलिटी से मैंने आपको ये अभी लेक्चर क्लास किया है हीमोफीलिया का, अभी कल या परसों ही मैंने आपको ये किया है, जबकि कल ही कराया, आप देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और कम से कम उसमें से एक हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, ये दो विकार या डिसऑर्डर डिसेबिलिटी ऐसी है जो सिमिलरिटी है दोनों में, क्योंकि दोनों ही रक्त विकार से संबंधित हैं। तो इसमें से क्वेश्चन आपको आएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों का क्लियर होना चाहिए, किसमें किस चीज की बात की गई है। अब इसमें आपसे पूछा है तक्के कारक रोग किस रोग से संबंधित है। क्लाउडिंग फैक्टर हमने पढ़ा था ना हीमोफीलिया में, क्लाउडिंग फैक्टर। तक्के कारक क्या है, एक प्रोटीन है दोस्तों। तक्के कारक में जैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वैसे समझ नहीं आएगा, तो वह संबंधित है तक्के कारक हीमोफीलिया से, हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया से। अब ये देखिए तक्के कारक हीमोफीलिया क्या है, एक रक्त विकार है जिसमें क्या है, अत्यधिक रक्त का बहाव होता रहता है, यानी कि रक्त बहना, रक्त हमेशा बहता रहता है, उस स्थिति को क्या कहते हैं, हीमोफीलिया, ठीक। अब हीमोफीलिया तक्के कारक क्या है, तक्के कारक एक प्रोटीन है जो हमारे शरीर में रक्त बहाव के, रक्त स्राव को नियंत्रण करने का कार्य करती है। कहीं ना कहीं तक्के कारक क्लाउडिंग फैक्टर की कमी होने के कारण हीमोफीलिया होता है, जिससे कि रक्त स्राव होता रहता है शरीर से और असामान्य रूप से रक्त बहता रहता है, रुक नहीं पाता है, क्योंकि क्लाउडिंग फैक्टर नहीं बन पाता है, वह प्रोटीन अपना कार्य करना बंद कर देती है, तब हीमोफीलिया होता है, ठीक है। तो हीमोफीलिया बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको देख लीजिए। जो लास्ट क्लास है मैंने आपको यही क्लास की है, हीमोफीलिया क्या है लेक्चर क्लास, आप उसको समझ लीजिए, उसमें टाइप्स भी बताए, इसके सिम्टम्स भी बताए, ठीक। उसके बाद देखिए प्रश्न 153 दोस्तों, शैक्षिक मनोविज्ञान का दायरा असीमित व गतिशील है, ये किसने कहा है, यानी कि अनलिमिटेड है, किसने कहा है, गतिशील है और असीमित है, तो ये किसने कहा है दोस्तों, गेट्स ने कहा है, ठीक। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 154, किसने कहा है कि किशोर अवस्था तूफान एवं तनाव की अवस्था है, ठीक है। तो किशोर अवस्था तूफान और तनाव की अवस्था है, हमने ये चीज बहुत पढ़ी है कि कौन सी अवस्था तनाव और तूफानी अवस्था कहलाती है, तो क्या है, किशोर अवस्था कहलाती है। अब थोड़ा हायर हो गया क्वेश्चन का लेवल कि किसने कहा है किशोर अवस्था तूफान एवं तनाव की अवस्था है, तो ये कहा है दोस्तों स्टेनले हॉल ने। आप इसको नोट कर लें जरा कॉपी पे, वरना फिर आप बाद में क्वेश्चन करते हैं मैम समझ में नहीं आया, ठीक है, तो इसको नोट करते जाइएगा। फिर देखिए क्वेश्चन 155 155 देखिए, जब एक समय व्यक्तिगत समूह का एक समय अवधि में, जब एक समय में यहाँ पर में, ठीक है, जब एक समय में व्यक्तिगत समूह का एक समय अवधि में, व्यक्तिगत समूह का यहाँ है, या भी अगर यहाँ भी हटा देंगे तब भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है, व्यक्तिगत समूह का एक समय अवधि में अध्ययन किया जाता है, वह विधि कौन सी है। लेकिन घुमा के पूछा गया क्वेश्चन हमसे, जब एक समय व्यक्ति समूह का
एवं समय अवधि में अध्ययन किया जाता है वह विधि कौन सी कहलाती है। तो इसको हम इतना हटा के अगर बात करें तो समझ आ जाएगा हमें क्वेश्चन। व्यक्तिगत समूह का एक समय अवधि में अध्ययन किया जाता है तो वह विधि क्या कहलाती है, कौन सी विधि कहलाती है। तो कालानुक्रमिक विधि, ठीक है। जैसे हम इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मेथड, हमने पढ़ा है ये, ठीक है। तो वह विधि क्या कहलाती है, कालानुक्रमिक विधि। यह कालानुक्रमिक विधि आ जाएगा आपको और ऑप्शन उसमें दिया होगा व्यक्तिगत अध्ययन, सामूहिक अध्ययन। तो उसमें अगर आपको दिख जाए व्यक्तिगत समूह का अध्ययन और एक समय अवधि में, तब कालानुक्रमिक विधि। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। या तो क्वेश्चन ये बना देंगे, ये बना देंगे। लॉन्गिट्यूडनल मेथड आप पढ़ लीजिए इसको लॉन्ग में, हो सकता है इससे संबंधित और भी प्रश्न पूछे जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों 156 क्वेश्चन नंबर 56 देखिए 156 गिलफोर्ड मॉडल ने शामिल 4 विषय कौन से, यानी कि गिलफोर्ड ने जो हमारे मॉडल दिए हैं उस मॉडल में शामिल 4 विषय बताए हैं। अब कौन कौन से हैं गिलफोर्ड मॉडल के 4 विषय, जिसमें उन्होंने 4 विषयों को ऐड किया है गिलफोर्ड ने अपने मॉडल में। तो कौन कौन से हैं, सबसे पहला है आकृतिकात्मक यानी कि फिगरल, ठीक है। एक फिगरल है आकृतिकात्मक, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आप दोबारा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। फिर दूसरा है प्रतीकात्मक यानी कि सिंबॉलिक, ठीक। उसके बाद है अर्थपरक सिमेंटिक, ठीक है। उसके बाद है व्यवहारात्मक बिहेवियरल। ये 4 विषय हैं जिसमें इन्होंने फिगरल, सिंबॉलिक, सिमेंटिक और बिहेवियरल 4 विषयों को ऐड किया है। गिलफोर्ड मॉडल में 4 विषय हैं, आकृतिकात्मक, प्रतीकात्मक, अर्थपरक और व्यवहारात्मक। उसके बाद प्रश्न देखिए 157 देखिए, किसने बच्चों को टुवेला रसा यानी कि ब्लैंक स्लेट माना है या खाली स्लेट माना है, ठीक है। अब हमने अब तक बच्चे के बारे में पढ़ा था कि बच्चा क्या है, एक कोरी स्लेट होता है या कोरा कागज होता है, लेकिन ये शब्द किसने यूज करा है, टुवेला रसा या ब्लैंक स्लेट माना है, तो जॉन लॉक ने माना है, ठीक। उसके बाद प्रश्न देखिए 158 देखिए, अनुसंधान शब्द का अर्थ है। अनुसंधान हमने पढ़ा है ना, अनुसंधान क्या है, ठीक है। अनुसंधान शब्द का अर्थ है, तो अनुसंधान शब्द का अर्थ है नए सत्य की वैज्ञानिक खोज, ठीक है। यहाँ पर अनुसंधान पूछा है उन्होंने, अनुसंधान शब्द का अर्थ है नए सत्य की वैज्ञानिक खोज। उसके बाद देखिए 159 देखिए, पैराप्लीजिया में शरीर का कौन सा भाग या अंग प्रभावित होता है। तो अगर आपने अब तक सेरेब्रल पॉलिसी के बारे में नहीं जाना है तो आप देख लीजिए, सेरेब्रल पॉलिसी को मैंने लेक्चर क्लास कर रखा है आपको पूरा, आप उसमें देख लीजिए। वरना आप डीएड क्लास में जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, डीएड में आप पेपर 6 या पेपर 8 में आपको सेरेब्रल पॉलिसी का मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट और बनी हुई है फिजिकल डिसेबिलिटी से, आप उस प्लेलिस्ट में जाकर सेरेब्रल पॉलिसी के बारे में सिम्टम्स सारा कोर्स पढ़ सकते हैं, उसमें क्या क्या है तो उसमें पता चल जाएगा। पैराप्लीजिया क्या है, पैराप्लीजिया स्थिति का एक प्रकार है, एक टाइप है दोस्तों, ठीक है, जो प्रभावित अंगों के अनुसार उन्होंने वर्गीकृत किया है पैराप्लीजिया। तो वही पूछा है, पैराप्लीजिया में शरीर का कौन सा भाग या अंग प्रभावित होता है। तो भाग तो होता है निचला यानी कि लोअर लिम्ब, निचला भाग। अगर हम अंग की बात करें तो दोनों पैर प्रभावित होते हैं हमारे, दोनों पैर। पैराप्लीजिया में दोनों पैर यानी कि निचला भाग प्रभावित होता है। उसके बाद 160 देखिए 160 प्रश्न, ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है, यानी कि ब्रेल लिपि जो है दृष्टिबाधित छात्रों के लिए ये यूज की जाती है। तो ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है, सबको पता होना चाहिए, बहुत ही इजी प्रश्न है, 6 बिंदुओं पर
आधारित है दोस्तों। तो आप देखिए इसमें से आपको करना क्या है, जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आज के टॉपिक है, थोड़ा इजी आपको क्वेश्चन लगे होंगे लेकिन ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो आपने हीमोफीलिया पढ़ना है, दूसरा सीपी पढ़ना है, ठीक है, और उसके बाद हमने जो हमारे मेथड है टीचिंग के मेथड सारे जानने हैं, ठीक, और हमने क्या शिक्षण सिद्धांतों के बारे में भी जानना है, नेक्स्ट क्लास के बारे में करेंगे दोस्तों। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है, कुछ डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, दोबारा से पूछ सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, आपने अभी तक स्पेशल एजुकेशन का हिस्ट्री नहीं पढ़ा है और टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी बारे में नहीं पढ़ा है, तो ये दोनों टॉपिक आप क्लियर कर लीजिए तो आपका एग्जाम बहुत ही ज्यादा सरल हो जाएगा आपके लिए। और मेरा जो कॉन्सेप्ट मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ तो इनको समझने में थोड़ा आसानी होगी। तो हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन जल्दी से जल्दी आप उसको कवर कीजिए, उसका थ्योरी पढ़िए। हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन में दिया क्या गया है आपको प्लेलिस्ट में भी मैंने करा रखा है, आप वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। DSSB स्पेशल एजुकेशन 2021 के नाम से मैंने बना रखी है, और वैसे भी स्पेशल एजुकेशन का एक और मेरे पास प्लेलिस्ट है, उसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।